हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न बीएसआईआर। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था थॉमस हॉब्स को पढ़ना, उनके बारे में समझना, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके बायोग्राफी के साथ साथ उनके कई सारे थ्योरीज को भी काफी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। और आज हम लोग करने जा रहे हैं उनके वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट, उनके वन ऑफ द वेरी बेस्ट थ्योरी ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग थॉमस हॉब्स ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझना उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। अ मैन्स conscience and his judgment is the same thing, and as the judgment so also the conscience may be erroneous। फ्रेंड्स, ये जो कोट आप देख रहे हैं ये थॉमस हॉब्स के वन ऑफ द वेरी बेस्ट वर्क द लेवियाथन से लिया गया है, जिसके माध्यम से बेसिकली थॉमस हॉब्स ये कहना चाह रहे हैं इस कोट के माध्यम से कि देखिए, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल का जो जजमेंट होता है, उनका जो डिसीजन होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनके कंसाइंस का वॉइस होता है, ठीक है, यानी कि उसकी अंतरात्मा की आवाज होती है। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा थॉमस हॉब्स इसके पीछे ये आर्गुमेंट देते हैं कि देखिए, जो हम लोग कहीं ना कहीं अंदर में सोच रहे होते हैं, जो हमारी मतलब कि जो हमारा इनर वॉइस होता है, जो हमारा इनर वॉइस कह रहा होता है कि देखिए, हम लोग जो जजमेंट दे रहे हैं, हम लोग जो डिसीजन ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही है, गलत है, या हम लोग उसके बारे में जो भी सोच रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इनर वॉइस का रिफ्लेक्शन होता है। जो हम लोग किसी भी बात पे जजमेंट देते हैं, या हमारा डिसीजन होता है, या हमारा निर्णय होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे कंसाइंस का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और इसीलिए बेसिकली थॉमस हॉब्स इस कोट के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जिस प्रकार से क्या होता है कि हमारा कभी कभी इनर वॉइस से लिया हुआ जजमेंट भी गलत हो जाता है, ठीक है। हमारा जजमेंट जिस प्रकार से कभी कभी गलत हो सकता है, तो उसी प्रकार से हमारा कंसाइंस यानी कि हमारी अंतरात्मा भी गलत हो सकती है, ठीक है। अगर हमारा निर्णय गलत हो सकता है, हमारा जजमेंट गलत हो सकता है, तो कहीं न कहीं हमारा कंसाइंस भी गलत हो सकता है। गेटिंग इट? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, कुछ सर्कमस्टेंसेज़ में क्या होता है कि हमारा जजमेंट सही साबित होता है, लेकिन वही कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज़ में क्या होता है कि हमारा जो जजमेंट होता है, हमारा जो डिसीजन होता है, वो कभी-कभी सही से वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है। जिस सोच के साथ हम लोगों ने उस डिसीजन को दिया हुआ होता है, उस जजमेंट को दिया हुआ होता है, शायद ही वो कभी-कभी एक्सेस नहीं होता है, और जिसके कारण से क्या होता है कि वो जजमेंट हमारा गलत प्रूफ हो जाता है, ठीक है, रॉन्ग प्रूफ हो जाता है। और उसी प्रकार से अगर वो किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में अगर हमारा जजमेंट गलत हो सकता है, उसी प्रकार से किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में हमारा कंसाइंस यानी कि हमारा अंतरात्मा भी गलत हो सकता है। गॉट इट? चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अभी कवर कर रहे हैं थॉमस हॉब्स के सीरीज को, जिसको हम लोग टोटल 10 पार्ट में कवर करने वाले हैं। और अभी हम लोगों ने अभी तक इनके 5 पार्ट को ऑलरेडी काफी अच्छे तरीके से कवर कर चुका है, जिसमें कि हम लोगों ने देखा, पहला पार्ट में इनका बायोग्राफी यानी कि इनके इंट्रोडक्शन को काफी डिटेल में समझा। फिर हम लोगों ने इनके रोल ऑफ साइंटिफिक मेथड इन पॉलिटिक्स को समझा। फिर हम लोगों ने देखा कि जो थॉमस हॉब्स है वो स्टेट एंड स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि जो थॉमस हॉब्स है वो यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है, हम लोगों ने इससे भी काफी डिटेल में समझा। और फिर हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा कि थॉमस हॉब्स ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहते हैं, और कैसे वो गैलीलियो के साथ वो कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक करके अपने बातों को एक्सप्लेन करते हैं। और आज हम लोग करने जा रहे हैं थॉमस हॉब्स ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को अभी तक नहीं देखा, जा करके पहले आप लोग पिछले वीडियोस को देख लें, वो सारे वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। क्योंकि आप देखिए, पिछले वीडियोस को अगर छोड़ के आएंगे तो आपको आगे के वीडियो से लिंकेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से क्या होता है कि देखिए, आपका जो बेसिक है वो पहले ही मतलब वीक हो गया हुआ, ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को कवर नहीं किया होगा तो प्लीज आप लोग जाकर के पहले पिछले वीडियोस को देख ले, ताकि आप लोगों को ये आने वाले सारे वीडियोस समझने में काफी ज्यादा आसानी हो, और सारे डॉट्स को आप लोग इजिली कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स, आने वाली वीडियोस में हम लोग थॉमस हॉब्स ऑन सोरेनिटी, लिबर्टी, एंड फिर देखेंगे कि कैसे ये इंडिविजुअलिज्म से एब्सोल्यूटिज्म की तरफ आते हैं, उनके बीच में उनका क्या सफर होता है, कैसे कैसे इनके लाइफ में चेंजेस आते हैं, ठीक है। फिर लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आखिर इनके कॉन्सेप्ट को क्यों क्रिटिसाइज किया गया, किन किन आर्ग्यूमेंट के साथ क्रिटिसाइज किया गया। गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, और इसके नीड क्यों पड़ी, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ा, इसको हम लोग काफी डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो एक तरह का एक हाइपोथेटिकल एग्रीमेंट है, ठीक है। और किसके किसके बीच में होगा? तो ये हाइपोथेटिकल एग्रीमेंट यानी कि एक काल्पनिक एग्रीमेंट है, जो कि दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है। दो लोग यानी कौन? जो रूल कर रहा है और जो रूल हो रहा है, ठीक है। ये पहला एग्रीमेंट हुआ। दूसरा एग्रीमेंट क्या होगा? जो रूल हो रहा है उन लोगों के बीच में, ठीक है। दोबारा समझिए, पहला कौन? जो रूल कर रहा है और जो रूल हो रहा है, यानी कि एक राजा और एक प्रजा के बीच में, एक गवर्नमेंट
और एक सिटीजन के बीच में पहला एग्रीमेंट होगा, ठीक है। दूसरा एग्रीमेंट क्या होगा, अमंग द प्रजा या अमंग द सिटीजन, ठीक है। जो रूल हो रहे हैं, जिसके ऊपर रूल किया जा रहा है, उन लोगों के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट का बात किया गया है किसमें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि एक हाइपोथेटिकल एग्रीमेंट है, एक काल्पनिक एग्रीमेंट है, ठीक है। और इससे होगा क्या, ठीक है, कहीं न कहीं हम लोग कर रहे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को क्या देता है, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या डिफाइन करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही हम लोगों को ये पता चलेगा कि हमारा राइट्स क्या है, हमारा अधिकार क्या है, और साथ ही साथ हमारा ड्यूटीज आने के, हमारा कर्तव्यों के बारे में कौन बताएगा, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताएगा कि हम लोग अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग अगर सोशल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों को क्या अधिकार मिलेगा, ठीक है। हम लोगों का जो लाइफ था स्टेट ऑफ नेचर में, जो हम लोग नेचुरल लॉ के साथ रह रहे थे, उससे कैसे हमारा लाइफ डिफरेंट होगा, ठीक है। हम लोग को इसमें क्या-क्या अधिकार मिलेंगे, किससे हमारा लाइफ इससे फ्लरिश होने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ हम लोगों के पास क्या कर्तव्य आएँगे जो हम लोगों को निभाना पड़ेगा स्टेट में रह करके, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद। ये दोनों ही बातों को कौन डिफाइन करेगा, तो ये दोनों ही बातों को डिफाइन करेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीमेंट हम लोग करेंगे, वो एग्रीमेंट डिसाइड करेगा कि हम लोगों को क्या अधिकार मिलेंगे और क्या कर्तव्य, क्या निर्वहन हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है, क्या ड्यूटीज हम लोगों को निभाना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखिए, बेसिकली यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की क्यों जरूरत है हम लोगों को, कि आखिर हम लोगों को स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आने के लिए इसका क्या जरूरत पड़ा, ठीक है। तो देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा आने के, जब हम लोग एक एग्रीमेंट के तहत अगर हम लोग उस नेचर से बाहर आएंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर में हम लोगों को क्या था, जब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या मतलब था। स्टेट ऑफ नेचर में क्या था कि वहाँ पे किसी का लाइफ का सिक्योरिटी नहीं था, कोई भी मतलब कि जो सब किसी का वार हर किसी के साथ चल रहा था, ठीक है। किसी का लाइफ सिक्योर नहीं था, ना ही किसी का प्रॉपर्टी सिक्योर था, ठीक है। कोई भी किसी के ऊपर मारने को उतारू था। और जब इस तरह का सिचुएशन में रहेंगे, तो किसी भी मैन का, किसी भी इंडिविजुअल का लाइफ फ्लरिश कभी भी नहीं हो सकता है। और इससे हम लोग बाहर कब आ सकते हैं, इससे हम लोग कॉप आउट कब कर सकते हैं, ये तभी पॉसिबल जब हम लोग एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है। जब हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग जितने भी वहाँ पे लोग होंगे, जितने भी इंडिविजुअल होंगे, जितने भी सिटीजन्स होंगे, वो लोग क्या करेगा कि अपना कुछ-कुछ राइट्स को मतलब कि निकाल देगा, ठीक है, कि ये अधिकार हम लोगों के पास नहीं होगा, ठीक है। किसी की लाइफ को लेने का अधिकार नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि लोगों के बीच में सिक्योरिटी की भावना आएगी, ठीक है। उन लोगों के बीच में ये मतलब फीलिंग्स आएगा कि नहीं, अगर दूसरे लोग हमारे साथ गलत नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी दूसरे के साथ गलत नहीं करना चाहिए। ये फीलिंग्स कब आएँगे, ये भावना कब आएँगे? जब हम लोग आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या कह सकते हैं हम लोग, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक नज़रिया है, एक तरीका है, एक रास्ता है किससे बाहर आने का, तो स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आने का एक ज़रिया है, एक रास्ता है क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे थॉमस हॉब्स पहली बार डिस्क्राइब करते हैं कि अगर हम लोगों को स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आकर के एक सिविलाइज़्ड सोसाइटी बनाना है, एक मतलब एक अच्छा समाज का निर्माण करना है, ठीक है? एक सभ्य समाज का निर्माण करना है, तो हम लोगों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में क्या है कि हर एक लोग सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है? हमेशा अपने बारे में ही सोचेगा कि हमारे बेनिफिट में क्या है। आप उनके साथ कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, अगर उनका भलाई में मतलब उसको लग रहा है कि आपको हार्म करने में उसका भलाई है, उसका बेनिफिट है, तो वो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होकर के सोचेगा, वो हमेशा अपने बारे में सोचेगा, ठीक है? किसमें? स्टेट ऑफ नेचर में। वो हमेशा अपने प्लेज़र के बारे में सोचेगा कि वो कैसे अपना प्लेज़र को गेन कर सकता है, कैसे वो अपनी पावर को और ज़्यादा वो एनहांस कर सकता है। हमेशा उनका ध्यान उसी बीच में रहेगा, उसी सोच में रहेगा, और इसीलिए हम लोगों को स्टेट ऑफ नेचर से आने का मतलब स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलने का, उसे कॉप आउट करने का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और इसीलिए फ्रेंड्स कभी-कभी क्या हो जाता था कि देखिए, जो लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जब लोग खुद के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो क्या होता है ना कि वो अपने प्लेज़र की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है? और इसीलिए क्या होता है, कभी-कभी वो अपने साथ रह रहे लोगों के यानी कि अपने जो फेलो पर्सन है, अपने जो साथ में रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में वो सोचना छोड़ देते हैं, ठीक है? वो हमेशा अपने डिज़ायर की ओर इन्क्लाइंड रहते हैं। उनका जो भी डिज़ायर होगा, जो भी एम होगा, जो भी मोटिव होगा, वो सिर्फ़ खुद के लिए होगा। और इससे क्या होता है कभी-कभी कि अपने ही साथ रहने वाले लोगों के साथ एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, एक वॉर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? जो किसी भी सोसाइटी के लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग इस तरीके का सोसाइटी में रहेंगे, जहाँ पे आपस में रहने वाले लोगों के बीच में ही स्ट्रगल होगा, किसके लिए? पावर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, तो ये कहीं न कहीं बहुत ही खराब स्टेट है, बहुत ही खराब कंडीशन है, ठीक है? बहुत ही खराब एनवायरनमेंट है, और इसीलिए हम लोगों को इससे बाहर आने की ज़रूरत है, इसे कॉप आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है? जिसका रास्ता कौन दे रहा है? तो जिसका रास्ता हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिल रहा है। ये इसीलिए
थॉमस हॉब्स इस चीज़ को इतना मतलब कि बड़े लेवल पे प्रमोट करते हैं कि हम लोगों को सोशल कॉन्टैक्ट करके स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आने की आवश्यकता है, ताकि हर एक इंडिविजुअल का लाइफ जो है फ्लरिश हो सके, एक अच्छा लाइफ मिल सके, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का हम लोग निर्माण कर सकें। क्योंकि देखिए स्टेट ऑफ नेचर में सबसे बड़ा लूप होल्स क्या है? तो वहाँ पे सबसे बड़ा लूप होल्स है कि वहाँ पे कोई कॉमन पावर नहीं है, ठीक है? कोई एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है जो उसको बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? और इसीलिए क्या हुआ कि वहाँ पे हर लोग डरा हुआ है, हर लोग पूरा भय में रह रहा है, ठीक है? हम हमेशा फ़ियरफुल रहता है कि हमारा कहीं प्रॉपर्टी ना छिन जाए, हमारा कहीं लाइफ ना छिन जाए, ठीक है? हर लोग सबसे ज़्यादा कंसर्न किसके लिए रखता है? तो अपने लाइफ के लिए रखता है, और जबकि वहाँ पे लाइफ का ही गारंटी नहीं कि उसका लाइफ आज है तो कल रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है? वो इतने ज़्यादा बुरे कंडीशन में रह रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एब्सेंस है किस चीज़ का? कॉमन पावर का, ठीक है? जो उन लोगों को बताए कि क्या सही है, क्या गलत है, और इसीलिए उसके एब्सेंस में क्या होता है कि वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे जिस कंडीशन में लोग रह रहे होते हैं, वो सिचुएशन कुछ और नहीं बल्कि हो जाता है वो स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। वहाँ पे हर किसी का युद्ध हर किसी के साथ होता है, ठीक है? कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता है, कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता है। जो हमेशा पावरफुल रहेगा वो अपने छोटे वाले को डिफीट करना चाहेगा और उसके पावर को गेन करना चाहेगा, और जो कमज़ोर होंगे, ठीक है, वो लोग क्या चाहेंगे कि हम लोग अपने पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमारे हमसे ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग उसके पावर को छीन लें, और क्या हो सकता है कि उसके पावर को डिफीट करके हम लोग उसका पावर को भी अपने में गेन कर लें, ठीक है? और इसीलिए वहाँ पे जो पावर स्ट्रगल है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में चलने लगता है, और इसीलिए वहाँ पे स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल हो जाता है। वहाँ पे हर किसी का युद्ध हर किसी के साथ स्टार्ट हो जाता है, और इसीलिए थॉमस हॉब्स वहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखिए जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, वहाँ पे लोग जानवर की तरह ट्रीट करने लगते हैं अपने रहने वाले साथी, मतलब अपने रहने वाले साथ में लोगों के साथ, अपने फेलो पर्सन के साथ एक जानवर की तरह ट्रीट करने लगते हैं, ठीक है? कोई किसी के मतलब कि लाइफ का डिग्निटी का वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा है, ठीक है? वहाँ पे हर लोग अपने अपने बारे में ही सोच रहा है, हर लोग मतलब कि पूरा सेल्फ सेंटर्ड होकर के सोच रहा है, जो कि बिल्कुल ही अनजस्ट है, ठीक है? बिल्कुल भी ये जस्टिस को डिफाइन नहीं करता है, बिल्कुल भी किसी सोसाइटी के लिए ये सही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा मेन कॉज़ क्या है? तो वहाँ पे कोई भी दंड देने वाला नहीं है, ठीक है? वहाँ पे कोई भी प्यूनिटी पावर नहीं है, कोई भी कॉमन अथॉरिटी नहीं है जो वहाँ पे उन लोगों को कंट्रोल कर सकता है, उन लोगों को पनिश कर सकता है, और इसीलिए क्या होगा वहाँ पे, मतलब कि रॉबिंग और मर्डरिंग काफ़ी फ्रीक्वेंट हो जाता है, काफ़ी मतलब आसानी से कोई भी किसी का मतलब कि लूट कर सकता है, उसका जो प्रॉपर्टी होता है उसको लूट सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है, ठीक है? वहाँ पे किसी का जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? कोई भी मतलब बड़ा डील नहीं है, वो एक मतलब छोटी-सी बात बन के रह जाती है, किसी का मर्डर करना, किसी के पावर को गेन करने के लिए एक पावर स्ट्रगल जो वहाँ पे चल रहा होता है। और ये किसके साथ होता है? तो लोग वीकर के साथ करते हैं, ठीक है? जो खुद से कमज़ोर होता है, ठीक है? उसके साथ वो क्या करते हैं कि हमेशा पावर स्ट्रगल में बने रहते हैं कि उनका पावर को कैसे हम लोग छीन लें। जिस तरह से होता है ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है, ठीक है? उसी प्रकार क्या होता है कि यहाँ पे जो भी पावरफुल होंगे, ठीक है? जिनकी लाठी उनकी भैंस चलती है, जिसका पास पावरफुल रहेगा, जो पावर होगा, जिसके पास मतलब कि पावर होगा, वो हमेशा अपने वीकर सेक्शन को हमेशा अपने से छोटे लोगों को दबाना चाहेगा, उस पे सप्रेस करके उसका पावर को डिफीट करके उनसे पावर ले करके अपने अंडर उसे काम कराना चाहेगा, ठीक है? हमेशा उसे अपने वो अंडर रखना चाहेगा, और इससे क्या होगा कि हमेशा लोग क्या होगा कि इसे भागना चाहेंगे, ठीक है? हमेशा हर लोग इससे दूर आना चाहता है, किससे? फीलिंग इन टेरर फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर, ठीक है? हमेशा वो दूसरे से, ठीक है? जो उनसे स्ट्रॉन्गर रहता है, लोग उसे दूर भागते हैं। ये एक तरह से ह्यूमन नेचर को भी डिस्क्राइब करता है कि लोग जो उनसे पावरफुल रहेगा, लोग उससे दूर भागते हैं, जो उससे कमज़ोर होगा, उनको लोग दबाना चाहते हैं। हम लोग ये अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं, जो हम लोग से पावरफुल होता है, जो हम लोगों से स्ट्रॉन्गर होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उससे दूर रहें, ठीक है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएँगे, हम लोग उनके साथ स्ट्रगल में आएँगे, तो क्या होगा कि वो हम लोग को डिफीट कर देगा, वो हम लोगों को हरा देगा। जबकि हम लोग से जो कमज़ोर होता है, जो हम लोग से वीकर होता है, हम लोग हमेशा उसके ऊपर बढ़ के अपना दबाव दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तुमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, अगर तुमसे हमारा स्ट्रगल हुआ तो हम तुमसे जीत जाएँगे। हम लोग ये कब करते हैं? जब हम लोग को ये एहसास हो जाता है कि वो कहीं न कहीं हमसे कमज़ोर है, हमसे वो नहीं लड़ सकता है, ठीक है? तभी हम लोग ऐसा बर्ताव करते हैं किसी के साथ। अदरवाइज़ हम लोगों को लगता है जब कोई हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर है, पावरफुल है, तो हम लोग हमेशा उससे दूर रहना चाहते हैं, हमेशा उससे मतलब कि उससे थोड़ा दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हम लोगों को कहीं न कहीं वो हार्म कर सकता है। गेटिंग इट? तो इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ से पता चलता है कि हम लोगों को सोशल कॉन्टैक्ट की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए हम लोग को सोशल कॉन्टैक्ट का जो सबसे बड़ा नीड है, वो ये था कि उस टाइम स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आकर के एक अच्छे समाज में मतलब कि रहना, एक अच्छे समाज की स्थापना करना, एक सिविलाइज़ सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट करना सबसे बड़ा नीड था, क्योंकि वहाँ पे किसी भी लाइफ़ का मतलब कोई भी सिक्योरिटी नहीं था। और अगर आप लोगों को लाइफ़ का सिक्योरिटी चाहिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो आप लोगों को सोशल कॉन्टैक्ट में आना ही पड़ेगा।
गेटिंग इट? चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि थॉमस हॉब्स का जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब की थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, तो यहाँ पे थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं इसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसे काफी डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो थॉमस हॉब्स हैं वो पहले मॉडर्न फिलोसोफर है, ठीक है, वो पहले फिलोसोफर रहे हैं, पहले दार्शनिक रहे हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इतनी डिटेल में चर्चा की आखिर हम लोगों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, क्योंकि इनके इससे पहले जितने भी एंशिएंट और मिडाइवल थिंकर आए उन्होंने किसी ने भी मतलब कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कही थी। उन लोगों ने क्या बोलते हैं कि अपने वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सारा थ्योरीज दे रहे थे, ठीक है, जबकि जो थॉमस हॉब्स है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नीड को समझा और इसके बारे में उन्होंने बताया, इसीलिए इसे फादर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि फर्स्ट मॉडर्न फिलोसोफर थॉमस हॉब्स, जिसे फादर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार न्यू रखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्शन की। गेटिंग इट? क्योंकि थॉमस हॉब्स ही पहली बार थे। देखिए, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फिलोसोफर ने पहले भी ये बताया था कि जो जो भी इंडिविजुअल का जो नेचर होता है वो इगोइस्टिक एंड सेल्फिश होता है, ठीक है, लेकिन उसके ओवरकम करने का, इसे कॉप आउट करने का रास्ता किसी ने नहीं बताया था, ठीक है। थॉमस हॉब्स ने भी इस बात का डिस्क्राइब किया ह्यूमन नेचर में कि जो लोग हैं वो इगोइस्टिक एंड सेल्फिश हैं, वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, हमेशा वो सेल्फ सेंटर्ड होकर के सोचते हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने भी ये बात बताया नहीं कि हम लोग कैसे इससे बाहर आ सकते हैं, जबकि थॉमस हॉब्स ने इसे काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया कि लोग अगर ह्यूमनिस्टिक मतलब कि इगोइस्टिक एंड सेल्फिश होते हैं तो ऐसा क्यों होते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है और कैसे हम लोग इसे कॉप आउट कर सकते हैं, कैसे हम लोग बाहर आ सकते हैं। तो उन्होंने इसका रास्ता दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, कि सब पूरे समाज में सबको मिल करके एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट दो लेवल पे होगा, पहला होगा रूलर के बीच में और जो रूल्ड हो रहे हैं प्रजा के बीच में, यानी कि उसके सिटीजन के बीच में, ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो लोग रूल हो रहे हैं उन लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हम लोग के बीच में क्या मतलब कि सहमति बनेगी, क्या हमारा अधिकार होगा, क्या हमारा दायित्व होगा। ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि रहने वाले लोगों के बीच में होगा, ठीक है, सिटीजन्स के बीच में होगा। दूसरा गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में होगा। गेटिंग इट? हम बार बार इसलिए बोल रहे ताकि आप लोग को क्लास में ही ये बात याद हो जाए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था एग्जैक्टली। और देखिए फ्रेंड्स, थॉमस हॉब्स के इस मतलब जो सबसे बड़ा कंसर्न था उसको हम लोग, उनके कंसर्न को, सबसे बड़ा जो कंसर्न था उनका, उसको हम लोग इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं कि द स्टेट ऑफ नेचर वर पेसिमिस्टिक एंड ब्रूटिश, ठीक है, द ओनली रूल दैट प्रिवेल्ड वाज टेक यू हैव द पावर एंड रिटेन एज लॉन्ग एज यू कैन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे थॉमस हॉब्स बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए जो लोगों का मतलब कि नेचर होता है, या जो स्टेट ऑफ नेचर में जो लोगों का नेचर था वो काफी ज्यादा पेसिमिस्टिक था, ठीक है, काफी ज्यादा वो निराशावादी था। निराशावादी कहने का मतलब क्या हुआ, उन लोगों को कितना भी क्यों ना मिल जाए वो लोग हमेशा असंतोषी होगा, ठीक है, उन लोगों का कभी भी डिजायर फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि उनका मानना क्या था कि देखिए लोगों का डिजायर कभी भी फुलफिल नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि उनका पहला डिजायर का फुलफिल होना यानी कि उनके सेकंड डिजायर का वो इनिशियल फेज कहलाता है, ठीक है, इसीलिए वो जो इंसान होते हैं वो हमेशा निराशावादी होते हैं, ठीक है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते, हमेशा वो असंतुष्ट ही रहते हैं। उनको जितना भी मिल जाए, ठीक है, वो चाहेंगे कि हम लोग को थोड़ा सा और मिल जाए, इसीलिए लोग होते हैं वो काफी पेसिमिस्टिक होते हैं एंड ब्रूटिश होते हैं, ठीक है, वो हमेशा खराब लाइफ को ही जीना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, तो ये ऐसा ये बेसिकली स्टेट ऑफ नेचर में होता है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि टेक इफ यू हैव द पावर, तुम ले लो अगर तुम्हारे पास शक्ति है, पावर है, ठीक है, जितना तुम कर सकते हो उतना लंबे समय तक के लिए तुम कर लो, ठीक है। जब तक कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हर एक लोग पावर स्ट्रगल में जुड़ा हुआ है, पावर स्ट्रगल में अगर इन्वॉल्व है तो क्या होगा कि वहाँ पे जब तक जिसके पास पावर है तब तक तुम अपने पावर को रिटेन करो, जितना लॉन्ग टाइम तक तुम उसे सस्टेन करवा सकते हो उतना लॉन्ग टाइम तक तुम उसे सस्टेन करवाने का कोशिश करो, ठीक है। लेकिन इससे होगा क्या, तो इससे कुछ होगा नहीं, बल्कि इससे तुम्हारा जो लाइफ है वो काफी शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट क्यों होगा, तो हो सकता है तुम्हारा इसी के बीच में मृत्यु हो जाए, पावर स्ट्रगल में ही तुम्हारा मृत्यु हो जाए। तो लाइफ क्या फिर क्या होता है, शॉर्ट होता है, पुअर होता है और सॉलिटरी होता है, ठीक है, अकेलापन होता है, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ होगा कौन, जब वो भी तुम्हारे साथ वार करना चाह रहा है, तुम भी उसके साथ वार करने चाह रहे हो, ठीक है, तो कोई किसी के साथ होगा नहीं होगा, वहां पे कभी भी पोलैरिटी नहीं आएगा, वहां पे हमेशा सॉलिटरी होगा, वहां पे हमेशा अकेलापन ही होगा, गरीबी ही होगा और सबका लाइफ काफी शॉर्ट होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए, काफी कॉन्सेप्ट ये आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप लोग काफी इजी तरीके से आप लोग समझ सकते हो। इसका सीधा सा मतलब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत का कि देखिए जो लोग हैं वो स्टेट ऑफ नेचर में ना कहीं भी सही से लाइफ नहीं जी सकते हैं। स्टेट ऑफ नेचर में लोगों का लाइफ काफी शॉर्ट होता है, पुअर होता है, सॉलिटरी होता है, ब्रूटिश होता है, ठीक है। और इसीलिए वहां पे हमेशा पावर स्ट्रगल बना रहता है, क्योंकि
वहाँ पे लाइफ तभी तक ही पॉसिबल है जब तक तुम पावरफुल रहोगे। तुम जब तक मतलब कि वीकर हो गए, डिफीट कर गए, तब तुम्हारा लाइफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कोई भी साथ देने वाला नहीं है। वहाँ पे हर किसी का वॉर हर किसी के साथ चल रहा है, ठीक है। इसीलिए थॉमस हॉब्स यहाँ पे क्या देते हैं कि देखिए, अगर आप लोगों को सिक्योरिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो प्लीज आप लोग एक काम करो, आप लोग इंटर कर जाओ किसमें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, और एक समाज का, एक स्टेट का, एक राज्य का स्थापना करो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किसका था? थॉमस हॉब्स का था कि देखिए, अगर आप लोगों को एक अच्छा लाइफ चाहिए, ठीक है, आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी चाहिए जहां पे आप लोगों के लाइफ की सिक्योरिटी हो, आप लोगों की प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी हो, तो आप लोग एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और एक समाज का स्थापना कीजिए जहां पे आप लोग अपने राइट्स को, अपने ड्यूटीज को बात कर सकते हो कि हमारा अधिकार क्या होगा, हमारा ड्यूटीज क्या होगा। यानी कि आप सभी छोटे-बड़े कॉन्टेक्ट को, सभी छोटे-बड़े पॉइंट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर सकते हो, कब? जब आप लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में आकर के एक समाज का स्थापना करते हो, ठीक है? और इसमें क्या होगा, तो फ्रेंड्स देखिए, जितने भी पार्टीज़ होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है? पार्टीज़ कहने का मतलब क्या हुआ? जितने भी लोग होंगे, जितने भी इंडिविजुअल होंगे, ठीक है? जो भी अथॉरिटी होगा वहाँ पे, वो सारे पार्टीज़ मिल कर के जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ पे हर किसी का कॉन्ट्रैक्ट हर किसी के साथ होगा, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल विथ ऑल होगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट सबके साथ होगा, सबका कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ भी होगा, ठीक है। वहाँ पे हर किसी का कॉन्ट्रैक्ट हर किसी के साथ होगा, और जब वहाँ पे लोग हर किसी के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपना उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, उसका मेन मुद्दा, उसका जो मेन कंसर्न होगा, वहाँ पे लोग क्या करेंगे कि अपने राइट को वहाँ पे मतलब कि छोड़ देंगे, ठीक है। हर लोग वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि अपना जो पावर है, अपना जो राइट है, उसको वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। जो वो लोग एंजॉय करते थे किसमें, स्टेट ऑफ नेचर में, और वो सारा राइट, सारा पावर वो किसको दे रहे हैं, तो वो सारा पावर किसी थर्ड पार्टी को देंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी कौन होगा, तो मे बी वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई अथॉरिटी हो सकता है, वो स्टेट हो सकता है, वो सोसाइटी हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है। वो कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है जिसे वो सारा अपना राइट्स देंगे, किसके माध्यम से, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, जहाँ पे हर लोग हर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा क्या मतलब कि दायित्व होगा, क्या हम लोग करेंगे और क्या नहीं करेंगे, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में हर लोग अपना पावर को वहाँ पे गिव आउट कर देंगे, हर लोग अपना पावर को छोड़ देंगे, ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे किसी थर्ड पार्टी के पास, सिवा एक के, ठीक है। और जो सिवाय एक के जो करेंगे वो क्या होगा, तो वो होगा राइट टू लाइफ, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, ठीक है। वो लोग अपने राइट टू लाइफ को छोड़ करके सारा अपना जो पावर होगा, सारा जो उनका मतलब कि जो जितना भी उनके पास राइट होगा, अधिकार होगा, वो हमेशा वो थर्ड पार्टी को दे देंगे, ठीक है। वो किसी स्टेट को या किसी कॉमनवेल्थ को या किसी अथॉरिटी को वो दे सकते हैं, जो उनके ऊपर रूल करेगा, ठीक है, जो उनको गाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और उनके पास ट्रिनिटी पावर भी होगा, यानी कि अगर कोई किसी के साथ गलत करता है, जो उनके मतलब कि लॉ में नहीं है, जो उनके कानून में नहीं है, ठीक है, जो उनके नॉर्म्स में नहीं है, उसके खिलाफ अगर कोई करता है, किसी के लाइफ को हार्म करने की कोशिश करता है, तो स्टेट के पास प्यूनिटी पावर भी होगा। जिससे क्या होगा कि कभी भी लोग किसी के साथ गलत नहीं करना चाहेंगे, हमेशा लोग सही बिहेव करेंगे हर लोगों के साथ, जो कॉन्ट्रैक्ट किए रहेंगे हर लोगों के साथ, उनको वो फॉलो करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या-क्या बातें कहते हैं थॉमस हॉब्स अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में, ठीक है। तो देखिए, थॉमस हॉब्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैन विल ट्रांसफर ऑल ऑफ देयर राइट्स एक्सेप्ट राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन बिकॉज इट इज इनएलिएबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, वो सोशल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वो अपने सारे राइट्स को, अपने सारे पावर को क्या होगा कि वो ट्रांसफर कर देंगे, सिर्फ एक को छोड़ करके, वो है राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी कि राइट टू लाइफ, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, तो ये इनएलिएबल है, ठीक है। इसे बांटा नहीं जा सकता है, इसे किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका मानना क्या था कि देखिए, हमारा जो लाइफ होता है, किसी भी इंडिविजुअल का जो लाइफ होता है, वो गॉड का दिया हुआ होता है, ठीक है, वो भगवान का दिया हुआ होता है। और अगर वो लाइफ अगर किसी थर्ड पार्टी ने दिया है, जो आपके कॉन्टेक्ट में नहीं है, ठीक है, अगर स्टेट किसी के लाइफ को दे नहीं सकता है, तो वो किसी के लाइफ को छीन भी नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए उसके पास राइट टू लाइफ नहीं होगा, उसके पास राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं होगा, किसके पास, स्टेट के पास। ये जो राइट है ये हर एक इंडिविजुअल के पास ही होगा। उनका जो राइट टू लाइफ है, वो सिर्फ और सिर्फ हर एक इंडिविजुअल के पास ही लाई करेगा। और पहले क्या था, तो देखिए, पहले में और अभी में डिफरेंस क्या रहेगा। देखिए, जो पहले थे ना, वो सारे लोग सॉवरेन थे, ठीक है, और उनके पास ही सारा पावर था, किसी भी डिसीजन लेने का पावर उनके पास रहता था। लेकिन जब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, जब वो पावर में आएंगे, तो क्या होगा, वहां पे वो सारा अपने पावर को ट्रांसफर कर देंगे किसी थर्ड पार्टी के पास, आने की स्टेट के पास, ठीक है। जो वहां पे राज्य होगा, उनके पास वो अपना सारा पावर को ट्रांसफर कर देंगे, और फिर स्टेट वहां पे सॉवरेन हो जाएगा, ठीक है। वहां पे सबसे जो पावरफुल होगा, जो संप्रभु होगा, वो स्टेट होगा, क्योंकि सारा पावर उनके पास ही होगा, ठीक है।
और जो स्टेट का अथॉरिटी होगा वो एब्सोल्यूट होगा, ठीक है? वो पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, वो पूरा का पूरा एब्सोल्यूट होगा। उनसे कोई भी पावर छीन नहीं सकता है, ना ही उस पे कोई क्लेम कर सकता है कि हमें तुम्हारा पावर को दे दो वापस, ठीक है? जो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट करके आप लोगों को पावर दिया है, वो हमें वापस कर दो। ये कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टेट वहाँ पे एब्सोल्यूट है। क्योंकि देखिए थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, या तो आप मतलब कि एब्सोल्यूट एनार्की के अंतर्गत रहेगी, या तो आप एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट के अंतर्गत रहिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग होंगे वो ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट कब होगा, जब वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट चुनेंगे, ठीक है? बजाय इसके कि वो एब्सोल्यूट मतलब कि एनार्की चुने। क्योंकि वहाँ पे देखिए क्या होगा, एब्सोल्यूट एनार्की में क्या होता है कि वो एक आदमी होता है जो वहाँ का लीडर होता है, वहाँ का रूलर होता है, और वो क्या कर रहा है कि हमेशा वो अपने बारे में सोच करके अपना वो रूल चलाएगा, ठीक है? हमेशा वो खुद के बारे में सोचेगा। लेकिन जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी स्टेट के अंतर्गत रहेगा, वो क्या होगा कि वहाँ पे स्टेट वेलफेयर के बारे में सोचेगा, वहाँ पे रहने वाले हर एक लोगों के बारे में सोचेगा, हर एक इंडिविजुअल के बारे में सोचेगा, उनके वेलफेयर के बारे में सोचेगा। और इसीलिए लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट के अंतर्गत रहे, बजाय इसके कि वो एब्सोल्यूट एनार्की के अंतर्गत रहे, ठीक है? क्योंकि किसी राजतंत्र में आप रहोगे तो राजा आपको कोई भी सजा दे सकता है, अपने अकॉर्डिंग वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? लेकिन अगर स्टेट के अंतर्गत रहते हो, अगर आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे स्टेट अगर सुप्रीम है, तो स्टेट कुछ भी अपने मनमाने तरीके से वो नहीं कर सकता है। जो उनके लॉ बुक में लिखा गया है, जो उनके पास अधिकार दिया गया है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हो। उसके डोमेन के बाहर आप कुछ भी एक्ट नहीं कर सकते हो। जबकि एनार्की में क्या होता है, राजतंत्र में क्या होता है कि वहाँ पे राजा कुछ भी डिसीजन दे सकता है, चाहे वो आपके राइट टू लाइफ से रिलेटेड हो या किसी अदर फैक्टर से रिलेटेड हो, आपको डिसीजन वो दे सकता है, और इससे आपका लाइफ का सिक्योरिटी उतने लेवल पे नहीं रहेगी जितना अथॉरिटी, जितना सिक्योरिटी आपको कौन दे रहा है, तो आपको स्टेट दे रहा है, ठीक है? इसीलिए थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी हैज ए प्राइमेसी ओवर लिबर्टी, ठीक है? आपको सिक्योरिटी ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट आपके लिए बजाय लिबर्टी, ठीक है? आप थोड़ा सा फ्रीडम को त्याग भी सकते हो, अपनी लिबर्टी को त्याग भी सकते हो, बजाय तब जब आपको ये कोई गारंटी दे रहा हो कि आपका जो सिक्योरिटी है, लाइफ टू सिक्योरिटी है, वो हमेशा सिक्योर रहेगा, ठीक है? आपका लाइफ को कोई भी नहीं ले सकता, आपका लाइफ को कोई भी हार्म नहीं कर सकता है। अगर इस लेवल का कोई सिक्योरिटी दे रहा है, तो वो हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, हमेशा वो ज्यादा प्रायोरिटी उसको डिजर्व करता है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा आर्गुमेंट क्या देते हैं, तो देखिए थॉमस हॉब्स इसके पीछे का सबसे बड़ा आर्गुमेंट क्या देते हैं कि देखिए जो लोग होते हैं, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होते हैं, बहुत सारी एबिलिटी में वो उसका बहुत सारे मतलब कि वर्क में अपना वो इक्वल एबिलिटी रखते हैं, ठीक है? और इसीलिए उनका जो बॉडी का कैपेसिटी होता है, उनका जो माइंड का जो कैपेबिलिटी होता है, वो इक्वल होता है, ठीक है? और इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक टास्क है, कोई एक गोल है, ठीक है, कोई भी एक चीज है जिसको वो लोग पाने में सक्षम रखते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन क्या होगा, किसी एक को मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। तो बाकी लोगों को नहीं मिलने से क्या होता है कि ईर्ष्या होगी, ठीक है? जिसको मिलेगा वो तो खुश होगा, लेकिन जिसको नहीं मिलेगा उसके मन में ईर्ष्या पैदा होगी, ठीक है? कंफ्यूजन आएगा, वो लोग हमेशा दूसरे के बारे में जेलसी करेंगे, गलत सोचेंगे, ठीक है? और इससे क्या होगा, जब लोग दूसरे के बारे में गलत सोचना स्टार्ट करेंगे, तो लोग एक दूसरे का इनेमी बन जाएंगे, ठीक है? जिसको मिलेगा वो तो खुश रहेगा, लेकिन जिसके पास नहीं मिलेगा वो दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सोचेगा कि देखिए वो था, इक्वल एबिलिटी रखता था मेरे बारे में, ठीक है? हम भी उतना ही कैपेबल थे, लेकिन उसे मिला और मुझे नहीं मिला। लेकिन वो उस पावर को एन्जॉय कर पा रहा है और मैं उस पावर को एन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? जब ये फीलिंग किसी के अंतर्गत आने लगेगा, तो उससे क्या होगा कि लोग एक-दूसरे का एनिमी बन जाएँगे, दुश्मन बन जाएँगे, और यहाँ तक कि वो लोग एक-दूसरे का जान लेने के बारे में भी सोचने लगेंगे, कि एक-दूसरे का हत्या करने के बारे में भी सोचने लगेंगे, और इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं कतराएँगे कि हमें उसका किल नहीं करना है, उसका लाइफ नहीं लेना है, ठीक है? और ये कब होगा? ये तब होगा जब लोगों का एबिलिटी इक्वल होगा, ठीक है? लेकिन मिलेगा किसी एक को पावर, कोई एक एन्जॉय करेगा, ठीक है? और इसीलिए इस चीज़ से हम लोगों को बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी था स्टेट ऑफ नेचर में, ये एक कॉम्पिटिशन को मतलब जन्म देता था, एक डिफरेंस पैदा करता था लोगों के बीच में, और ये स्ट्रगल और पावर को मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लेवल पे बढ़ाता था कि आप लोग हमेशा पावर के लिए स्ट्रगल करते रहो, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोगों के पास पावर होगा तभी आप लोग अपने लाइफ को सस्टेन कर सकते हो, अपने लाइफ को बढ़ा सकते हो, अदरवाइज़ आपके लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है? और लोग इसीलिए अपने ग्लोरी को बढ़ाने के लिए, अपने फेम को बढ़ाने के लिए हमेशा पावर के स्ट्रगल में जूझे रहते थे, ठीक है? हमेशा अपने पावर का स्ट्रगल में मतलब कि उसके घिरे हुए रहते थे, जिससे कि लोगों का लाइफ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट एंड ब्रूटिश हो गया था, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी सोशल कॉन्टैक्ट में आते हो, किसी ऐसे अथॉरिटी का निर्माण करते हो, किसी ऐसे कॉमन पावर का निर्माण करते हो जिसके पास आपका सारा दायित्व होगा, जिसके पास आपका सारा राइट होगा, तो वो आपके राइट टू लाइफ का भी प्रोटेक्शन करेगा, आपके प्रॉपर्टी का भी प्रोटेक्शन करेगा। गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि थॉमस हॉब्स के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थे उनके क्या-क्या फीचर्स थे, ठीक है? उनके क्या-क्या जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, हम लोग उसके बारे में एक बार देखते हैं।
तो फ्रेंड देखिए, जो थॉमस हॉब्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसका उसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स ये था कि वो एक सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और चूंकि ये सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इससे क्या होगा कि एक सिविल सोसाइटी का निर्माण होगा, ठीक है, एक सभ्य समाज का निर्माण होगा, और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल अथॉरिटी आएगा, ठीक है, एक राजनीतिक अथॉरिटी आएगा जो मतलब को एक पार्टिसिपेशन लेने में, ठीक है, पार्टिसिपेट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए, जहाँ पे पॉलिटिकल अथॉरिटी रहेगा ना, वहाँ पे लोगों का भागीदारी, लोगों का पार्टिसिपेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। लोग हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसमें। और ये कब पॉसिबल होगा? तो ये तब पॉसिबल होगा जब वो लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। तो ये उनके फर्स्ट फीचर्स था। सेकंड उनका फीचर क्या है? तो देखिए, जो थॉमस हॉब्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टेट यानी कि राज्य और गवर्नमेंट दोनों का निर्माण साइमल्टेनियसली कर रहा है, ठीक है, साथ ही साथ दोनों का वो निर्माण कर रहा है। स्टेट का निर्माण कर रहा है, ठीक है, जब लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, और जब लोग अपना पावर को दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट का निर्माण कर रहा है, जो उनके पावर को कंट्रोल करेगा, जो उनके पावर को अपने पास रखेगा और लोगों की लाइफ को रेगुलेट करेगा, ठीक है, उनकी लाइफ को एक वेलफेयर के डायरेक्शन में लेके जाने का कोशिश करेगा कौन? गवर्नमेंट। तो इसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि थॉमस हॉब्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, थॉमस हॉब्स का जो थ्योरी है, उनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो स्टेट का यानी कि राज्य का और गवर्नमेंट का, ठीक है, दोनों का निर्माण वो साथ ही साथ कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, एक ही साथ में कर रहे हैं। तीसरा इनका फीचर्स हम लोगों को क्या क्या दिखता है फ्रेंड्स? देखिए, इनका जो वन ऑफ द बेस्ट जो फीचर्स दिखता है हम लोगों को, वो ये दिखता है कि वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी वहाँ पे लोग हैं, वो लोग अपने पावर को ट्रांसफर करने के लिए रेडी है, ठीक है, वो लोग तैयार हैं, और साथ ही साथ उन लोग एक मतलब कि इक्वालिटी का भी जो दर्जा होता है वो देने को तैयार है हर एक लोगों का, क्योंकि वहाँ पे हर एक लोगों के साथ कॉन्टेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे हम लोग को इक्वालिटी का भी दिखता है इंपॉर्टेंस, कि वहाँ पे जो वैल्यू है इक्वालिटी का, वो भी वहाँ पे हम लोग को दिखता है कि इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इनका जो नेक्स्ट फीचर्स है फ्रेंड्स, वो ये है कि देखिए, वहाँ पे जो सॉवरेन है यानी कि जो स्टेट है, वो हर एक लोगों के साथ, हर एक इंडिविजुअल के साथ वो इक्वली ट्रीट करेगा, ठीक है, किसमें? तो जस्टिस के मामले में और टैक्स के मामले में। मतलब कि वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेगा। जो जस्टिस वो किसी एक के साथ देगा, वही जस्टिस वो किसी थर्ड या सेकंड पर्सन के साथ भी वो देगा, ठीक है। और टैक्स जो है वो हर लोगों के पास इक्वल डिवाइड करेगा। किसी ऐसा नहीं होगा किसी के पास ज्यादा लिया जा रहा है, किसी के पास कम लिया जा रहा है। हर लोगों का जो टैक्स होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। फिर इनका जो नेक्स्ट फीचर है वो क्या है कि वो एक परपेचुअल एंड इररिवोकेबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, जो उनका पावर है वो कंटिन्यू रहेगा, वो कंटिन्यूअस बना हुआ रहेगा, ठीक है, कोई भी उनका पावर को छीन नहीं सकता है। और साथ ही साथ उनके पावर का मतलब वो काफी ज्यादा वो अटल रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कभी भी उसका पावर डिवाइड नहीं होगा, यानी आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो पावर है उसे आप लौटा दो, हम लोग स्टेट ऑफ नेचर में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, हमें अपना पावर को वापस लेना है, ऐसा आप कभी भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो जो स्टेट ऑफ नेचर में एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है उससे बाहर लोग नहीं आ सकते हैं। ये इनका सबसे बेस्ट फीचर हम लोगों को दिखता है, ठीक है। फिर इनका जो नेक्स्ट पावर है वो क्या दिखता है हम लोगों को? नेक्स्ट फीचर इनका तो दिखता है कि जो सोशल पावर है, ठीक है, जो सॉवरेन पावर है वो अनलिमिटेड है, वो इनएलिएबल है, वो परमानेंट है एंड एब्सोल्यूट है, ठीक है। और ये इनका सबसे बेस्ट फीचर है, क्योंकि इन ये जो फीचर है इसी से मतलब सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका, उसमें सबसे बड़ा पावर को वो लाइक करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अनलिमिटेड है, एब्सोल्यूट है, कौन? सॉवरेन पावर। उसके ऊपर कोई भी नहीं है, वो कोई भी डिसीजन दे सकता है जो लोगों के हित में होगा, ठीक है। यानी कि वो उसके पास राइट टू लाइफ को छोड़ करके वो किसी भी डिसीजन को वो दे सकता है। वो इनएलिएबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी से लिया नहीं सकता है, ना ही किसी को दिया जा सकता है, ठीक है। उसमें बंटवारा होने का कोई भी चांसेस नहीं है, उसे विच्छेद नहीं कह सकता है, उसे बांटा नहीं जा सकता है, ठीक है। और वो परमानेंट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बार जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर दिए तो वो कर दिए, ठीक है। अब उससे कोई भी बाहर नहीं आएगा। लोग हमेशा हर लोग एक दूसरे के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बने रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये एब्सोल्यूट होगा, इसके ऊपर कोई भी नहीं होगा। सबसे जो ऊपर होगा वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि इनका जो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स था सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, हम लोगों ने उनको एक साथ कंपाइल करके देखा ताकि आप लोगों को याद रखने में और भी ज्यादा आसानी हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग इनके फीचर्स को एक बार रिवाइज कर लोगे तो आप लोगों को दोबारा वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सारा कॉन्ट्रैक्ट का जो फीचर्स है वो आप लोगों को यहीं से मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट में थॉमस हॉब्स का जो वन ऑफ द बेस्ट जो इनका जो कोट है हम लोगों ने उनको पुट किया है, ठीक है। जिसमें कि क्या लिखा था है कि देखिए, आई गिव अप माई ऑल राइट्स टू दिस असेंबली और दिस पर्सन और स्टेट ऑन द कंडीशन दैट ऑल विल गिव अप देयर राइट्स, ठीक है। ये थॉमस हॉब्स का बहुत ही बढ़िया कोट है, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि मैं अपना सारा अधिकार को दे रहा हूँ किसी असेंबली को, ठीक है। इस असेंबली को जो वहां पे असेंबली बना रहे हो आप, ठीक है, या किसी लोग को या किसी स्टेट को। मैंने पहले ही कहा था कि जो पावर है वो किसी आप अथॉरिटी को दे सकते हो, किसी पर्सन को दे सकते हो या स्टेट को दे सकते हो, ठीक है। वही यहाँ पे थॉमस हॉब्स क्या कह रहे हैं कि देखिए, मैं अपने अधिकार को दे रहा हूँ इस असेंबली को, इस लोग को या इस राज्य को, ठीक है, एक कंडीशन पे, यानी कि एक शर्त पे, जब सारे लोग
यानी कि वहां पे रहने वाले हर एक इंडिविजुअल अगर अपने अधिकार को देने को तैयार है, ठीक है। अगर आप अपने अधिकार को किसी स्टेट को देने को तैयार हो, तो मैं भी अपने अधिकार को स्टेट को देने को तैयार हूँ, ताकि आपका भी लाइफ सिक्योर रहे और मेरा भी लाइफ सिक्योर रहे। गेटिंग इट? तो फ्रेंड्स देखिए, इसी मतलब इनका कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें फादर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार नींव रखी थी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आवश्यकता क्यों है और हम लोगों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आने की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। इसके क्या क्या नीड्स है, ये पहली बार इन्होंने वही बताया था। थॉमस हॉब्स ने ही उसे एक्सप्लेन किया था। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा कि थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या क्या फीचर्स है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, उनकी आवश्यकता क्या है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इनका, थॉमस हॉब्स का, उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है। हम लोगों ने उन्हें भी काफी डिटेल में समझा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।